यह पहला अवसर था जब किसी की परेशानी से मुझे खुशी का एहसास हुआ था। इतना नीचे भी गिर सकता हूँ, मुझे सच नहीं लग रहा था। कमरे में आकर मुझसे पढ़ा नहीं गया। सुहास के सोते ही मैंने बत्ती बुझा दी और सोने का प्रयास करता रहा। मेरा सारा विश्वास डगमगा रहा था। हे भगवान, ऐसा भी कहीं हो सकता है? नेहा, क्या सचमुच वह तुम थी, हंसती हुई तुम? मुझे सब झूठ, एकदम झूठ लग रहा था। भीतर अंधेरे में मेरा दम घुटने सा लगा तो कमरे से बाहर निकल आया था। पता नहीं कब तक बदहवास सा अंधेरे में भटकता रहा था। एक जोड़ी अधूरी आंखें। आपको कोई कष्ट हो, मैं सह नहीं सकूंगी। इसी तालाब में कूदकर किसी दिन आत्महत्या कर लूंगी। मुझे देखने दो न जी भरकर। इतना बड़ा छल, इतना लूटा लूटा सा मैं क्यों अनुभव कर रहा था अपने को? बिस्तर में मुंह छिपाकर क्यों मैं बच्चों की तरह रोने लगा था? इतनी छोटी सी बात के लिए इतना अधिक मुझे नहीं सोच लेना चाहिए था ना। सुबह उठकर मुझे लगा, यदि सुहास के साथ तुम पिक्चर चली भी गई तो क्या गुनाह हो गया? पर तुमने ही तो कहा था ना कि वह अच्छा नहीं, बहुत बुरा है। फिर उसके साथ क्या तुम्हें इस तरह घूमना चाहिए था? यह भी असंभव नहीं नेहा, तुमने मुझसे झूठ बोला हो, छल किया हो। तुम्हारा यह चित्र जो मैंने कभी फाड़ दिया था, तुमने सुहास को ही दिया हो। नहीं नहीं, तुम झूठ नहीं बोल सकती। मुझसे झूठ बोलकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं न सुबह पढ़ पाया और न कॉलेज में ही। शाम को ब्लू कॉटेज के पास तक पहुंचकर पांव अपने आप मुड़ाए थे, पीछे उसी दिशा में जहां से अभी भी आ रहा था। झील के किनारे एकांत में लोहे की ठंडी बेंच पर बैठा बैठा धुंधलाती लहरों की ओर अपलक देखता रहा था। दूसरे और तीसरे दिन भी न गया तो रात को सुहास ने कहा, विराग, पढ़ाने नहीं जा रहे क्या? डॉक्टर दत्ता बहुत याद कर रहे थे। यार, तबीयत ठीक नहीं। तब तो जरूर जाना चाहिए, डॉक्टर साहब को दिखला लेते। अब इम्तिहान भी है, शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। यह क्या कह रहे हो आओ ना, उसने तनिक ऊंचे स्वर में आत्मीयता से कहा। चौथे दिन न चाहते हुए भी जाना पड़ा। पता नहीं डॉक्टर दत्ता का क्या काम हो, पर वह घर में नहीं दिखे तो मुझे बड़ी राहत से मिली थी। अपनी मेज पर माथा टिकाए तुम बैठी थी। कमरे में मेरे प्रवेश करते ही तुमने सिर ऊपर उठाया। तुम्हारी आंखों में एक साथ कितने ही प्रश्न उभर आए थे। इतने दिन कहाँ रहे? सच में घबरा गई थी। अपने मुरझाए होठों पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए तुम कह रही थी, इतनी परेशान मैं कभी नहीं रही। तुम्हारे चेहरे पर आतंक का अजीब सा भाव था। परसों मैंने एक सपना देखा। कहते कहते तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हो आई। सच्ची मैंने देखा था। चीना पीक से दो आदमी नीचे लुढ़क गए हैं, छत बिछत, लहूलुहान, चेहरे भी साफ पहचाने नहीं जा रहे हैं। फिर भी देखते ही मैं पहचान गई थी। एक शव आपका था, एक मेरा। मेरी आंखें मुदी हुई थी, धूल से सने बाल रक्त में डूबकर बटी हुई रस्सी की तरह कठोर हो आए थे। पर मैं अपनी ओर नहीं, आपकी ओर देख रही थी। आपकी लाश लोग उठाकर ले जाने लगे तो मैं धाड़ मारकर रो पड़ी थी। यह सब कहते समय तुम्हारी प्रशांत आकृति में कितना आतंक उभर आया था। तुम्हारा सारा शरीर कांप रहा था। सच, चीखते ही मेरी नींद खुल गई थी। अंकल मेरे पसीने से भीगे तपते माथे को सहला रहे थे। तुम मेरे चेहरे की ओर भय से देख रही थी। बताइए, ऐसा सपना क्यों आया होगा? तुमने नन्ही बच्ची की तरह देखते हुए पूछा था। उस दिन यूं ही कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखाकर मैं चला आया था। दूसरे दिन तुमने तनिक उलाहने से कहा था, क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो फिर बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? क्या कुछ भी नहीं रहा अब? हाँ, सब समाप्त हो गया, मैं गंभीरता से कह रहा था, पर तुम थी कि हंसने लगी थी। ठीक ऐसे डायलॉग पर लोग फिल्मों में बोलते हैं ना। उस दिन आंटी कह रही थी, आपका फेस कितना फोटोजेनिक है, फिल्मों में चले गए होते तब तक हीरो बन जाते। आप नहीं बोलेंगे ना? तुम ना सुनते ही कितनी गंभीर हो गई थी।
परंतु सहसा पता नहीं तुम्हें क्या याद आ पड़ा। सुना है कल पाषाढ़ देवी में एक नाव उलट गई थी। नई नई शादी करके बेचारे हनीमून मनाने यहाँ आए थे। उस दिन हमारी नाव उलट जाती तो सच क्या होता? जिस गंभीरता से तुमने पूछा था उसी गंभीरता से मैंने उत्तर दिया था, बहुत अच्छा होता। सच्ची तुम हंस पड़ी थी, एकदम कपास की तरह कितनी हल्की हो आई थी। कल सुहास के साथ हम वोटिंग के लिए गए थे, सच बड़ा मजा आया। कुछ रुककर तुमने कहा था। मैं तुम्हारे चेहरे की ओर टकटकी बांधे देख रहा था। पढ़ना नहीं, तनिक डपटते हुए मैंने कहा, फिर तुम पानी से भरे बादलों की तरह गंभीर लग रही थी। क्षण क्षण में तुम कितना बदल जाती थी। उस समय तुम्हें देखकर लगता ही नहीं था कि तुम वही नेहा हो जो अभी भी चिड़िया की तरह चहक रही थी। तुमने अनमने भाव से कॉपी खोली, बस्ते से पेंसिल निकाली और उन पर आड़े तिरछी रेखाएं बनाकर बार बार काटती चली जा रही थी। परसों मम्मी आई थी बरेली से। तुम व्यर्थ की रेखाएं खींचती हुई खोई खोई सी कह रही थी। मैं सोच रही थी आप आते तो आपको अवश्य दिखलाती। मेरी मम्मी का स्वभाव कितना अच्छा है, आप मिलते तो खुश हो जाते। मैं किताब खोलकर पढ़ाने लगा था। अब मेरा मन पता नहीं क्यों इतना परेशान था। पढ़ाकर मैं उठने लगा तो तुम भी मेरे साथ उठ पड़ी थी। भीतर वाले दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई थी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, अंकल कैंसर जैसी कोई बीमारी बतला रहे थे। कैंसर में आदमी अधिक नहीं जीता है ना। एक गहरी सांस लेकर मैं बाहर निकल आया था। सुहास ने एक छोटी सी काष्ठ की प्रतिमा मेरी ओर बढ़ाते हुए पूछा, कैसी है? देखते ही मैं धक से रह गया। अच्छी है, यूं ही कहने भर के लिए कहा मैंने। कितने की होगी? मैं कोई उत्तर न दे पाया। अपनी हथेली पर रखकर बार बार उलट पुलट कर उसने प्रतिमा को चारों ओर से फिर देखा। 40 के दांत देता हूं गुरु, आपको पसंद है? मैं यूं ही हंस दिया था। अध्यात्म पुरुष है न आप, इसीलिए आपके ही योग्य है। मेरे तो छूने मात्र से ही अपवित्र हो जाएगी। वह हंस पड़ा था अपने सदा की उन्मुक्त हंसी में। मेरी पुस्तकों के ऊपर बड़ी जतन से उसने मूर्ति रख दी, कुतुब मीनार की तरह। इसे कभी देखेंगे तो इस दुष्ट आत्मा की याद आ जाएगी। वह फिर हंस पड़ा था। दीवार पर कील के सहारे टंगे शीशे में अपना प्रतिबिंब देखता हुआ वह टाई की गांठ ठीक करने लगा। कंघी करने के बाद अपने ऊपर उठे बालों को हथेली से हौले हौले थपथपाता हुआ वह बोला, शायद आज देर हो जाएगी, खुदा हाफिज। वह बाहर चला गया। जब भी वह खुश होता विदा होते समय इसी शब्द का प्रयोग किया करता था। अभी तक भी मैं इस प्रतिमा की ओर अपलक देख रहा था। भगवान बुद्ध की यह मूर्ति हूबहू वैसी ही नहीं, वही थी जो कल मल्ली ताल से मैंने खरीदी थी, फिर मेरे ही पास लौट आई थी आज। उस दिन मैं तुम्हें पढ़ाने से उठ ही रहा था कि मेरी ओर देखते हुए तुमने धीरे से कहा था, आपके पास कुछ पैसे हैं? अपनेपन की जिस गहरी भावना के साथ तुमने कहा था वह मुझे ही दूर तक छू गई थी। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।